नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर राजधानी देहरादून से बड़ी, जहां पर धामी कैबिनेट का एक बड़ा फैसला आया है। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। 11% महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है। ये फैसला लिया है, आपको बता दें, धामी सरकार ने लोहाघाट को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने का भी प्रस्ताव आया है। कैबिनेट में नहीं आया गोल्डन कार्ड पॉलिसी संशोधन का प्रस्ताव। गोल्डन कार्ड पॉलिसी को लेकर सचिवालय संघ में अब इसको लेकर नाराजगी है। तो कैबिनेट की ये बैठक में अहम फैसले यहां पर हुए हैं। विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को वेतन मिलेगा। राज्य कर्मचारियों का 11% महंगाई भत्ता जो है बढ़ा दिया है। साथ ही नगला ग्राम पंचायत नगर पालिका बनेगा, श्रीनगर पालिका नगर निगम बनेगा। तपोवन को लेकर पंचायत बनाने का फैसला किया गया है। वहीं वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के कामों को 31 मार्च 2022 तक विस्तारीकरण करने की बात कही गई है। इसके अलावा उधम सिंह नगर के नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी दी गई है। सरकार ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाए जाने का निर्णय किया है। चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर संशोधन किया गया है। उत्तराखंड राजस्व चकबंदी उच्च स्तर सेवा नियमावली को ढांचे को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक विस्तारीकरण इसका कर दिया गया है। उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन नियमावली में संशोधन हुआ है। साथ ही उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की संपत्तियों पर रोक लगी है, उनको हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा टिहरी जिले की बात करें, टिहरी जिले के तपोवन को नगर पंचायत बनाने का फैसला आज किया गया। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने बड़े फैसले कई सारे यहां पर लिए हैं। राज्य कर्मचारियों का 11% महंगाई भत्ता यहां पर बढ़ा दिया गया है। ये काफी कह सकते हैं राज्य के जो कर्मचारी उनके लिए काफी अच्छी खबर है। और कई सारे अहम फैसले आज इसमें लिए गए हैं। नगला ग्राम पंचायत नगर पालिका बनेगा, इस तरह के फैसले कई सारे लिए गए हैं। आपको बता दें, तो आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में ये बड़े सारे फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। नगला ग्राम पंचायत को बता दें कि नगर पालिका बनाने का, यहाँ पे नगर पंचायत बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 11% यहाँ पर कर दिया है। तो तमाम बड़े सारे फैसलों से आपको बता दें, धामी सरकार ने आज यहाँ पर लिए हैं। कैबिनेट की बैठक हुई है, सीएम ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की है। तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा बात करें जो तमाम अहम फैसले, तपोवन को नगर पंचायत बनाने का फैसला यहां पर किया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के कामों को 31 मार्च 2022 तक विस्तारीकरण करने का फैसला यहां पर लिया गया है। राज्य कर्मचारियों का 11% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। साथ ही नगला ग्राम पंचायत अब नगर पालिका बनेगा, ये भी फैसला यहां पर हुआ है। और इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ हैं देहरादून से प्रवीण जी। प्रवीण जी, आज जो भी फैसले यहाँ पर कैबिनेट में रह गए, किस किस को ये कह सकते हैं इफेक्ट करते हैं आज के सारे फैसले, और क्या कुछ अहम रहा आज? देखिए, तकरीबन 28 मामले आए थे कैबिनेट में, और 28 में से जो है काफी मामले, 2-3 मामले को जो है उप समितियों में भेजा गया है। उसके अलावा सभी को हरी झंडी दे दी गई है, जिसमें से विश्व बैंक की योजना के तहत जो जिन शिक्षकों का 31 मार्च 2022 जो है वो जो शिक्षकों के वेतन का मामला था उसको सरकार देने का फैसला किया। इसी तरह टिहरी जिला के जो तपोवन क्षेत्र है उसको नगर पंचायत बनाने के को लेकर हरी झंडी मिली है कैबिनेट की। इसके अलावा लोहाघाट को भी नगर पंचायत बनाने की स्वीकृति मिली है। इस तरह से देखें तो कई महत्वपूर्ण मामले यहाँ पे रखे गए। इसके सबसे जो बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, वो पुलिस में रैंकर्स परीक्षा होते थे और उसके आधार पर प्रमोशन दिया जाता था। उसमें पिछले दिनों कई बार मांग ये हो रही थी कि जो सिपाही में भर्ती होते हैं पुलिस में, वो रिटायर भी सिपाही हो जाते हैं अगर वो रैंकर्स परीक्षा नहीं पास कर पाए तो। सरकार ने इस मामले में शिथिलता प्रदान करते हुए कहा है कि हम अब रैंकर्स परीक्षा नहीं लेंगे, बल्कि हम प्रोन्नति के आधार पर सभी पद को भरेंगे, वो हेड कांस्टेबल के पद को भरेंगे। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पे सरकार की तरफ से लिया गया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आज आपको बता दें, कैबिनेट में काफी सारे अहम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। राज्य कर्मचारियों का 11% जो महंगाई भत्ता है, ये सबसे बड़ी बात रही कि आज ये बढ़ा दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग को बेहद सुसज्जित और सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। वहीं अब डिजाइन का काम पूरा हो गया है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग बेहद खास अंदाज में सजाई गई है। देश के एयरपोर्ट में ये बिल्डिंग अपनी अलग पहचान बनाएगी। उत्तराखंड की थीम को ध्यान में रखकर ये बिल्डिंग तैयार की गई है। इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा आकर्षक चीज थी 3 आर्ट और ब्रह्म कमल, क्योंकि अब देहरादून हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन 7 अक्टूबर को होने जा रहा है और इसीलिए सभी कामों को पूरा करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण किया और कहा कि देश विदेश की हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर आने के बाद उत्तराखंड को देखने की ललक पैदा होगी। आज ये न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी का यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, जिसमें यात्री आएंगे और इसमें जाएंगे भी। तो निश्चित रूप में इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं। इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। क्या कैपेसिटी है इसकी? 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो देहरादून के लिए अच्छी सौगात है ये, और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि यहाँ और भी फ्लाइट्स आएँ और कनेक्टिविटी हो। तो आने वाले समय में यहाँ पर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री और राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में दिवाकर भट्ट को गंभीर चोटें भी आई हैं। प्रशासन ने पूर्व राजस्व मंत्री को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दिवाकर भट्ट की स्कॉर्पियो को टायर पंत गांव देवप्रयाग में फट गया, जिसके कारण ये दुर्घटना घटित हुई है। जानकारी के अनुसार दिवाकर अपने 3 साथियों के साथ हरिद्वार से कीर्तिनगर आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां जिला सत्र न्यायालय का अहम फैसला यहां पर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। ये काफी बड़ा और अहम फैसला यहां पर लिया गया है। 4 साल की सौतेली बहन के साथ उत्पीड़न ये करता था। आपको बता दें, आरोपी पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल जनक बहादुर नाम का युवक अपनी 4.5 वर्षीय सौतेली बहन के साथ कई महीनों से शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था। बच्ची से पूछताछ और जांच किए जाने के बाद शारीरिक शोषण की पुष्टि हुई है और युवक को 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बच्ची की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पॉक्सो एक्ट के तहत यहां पर फांसी की सजा अपराधी को यहां पर सुनाई गई है। 4.5 साल की वर्षीय जो बहन सौतेली थी, उसके साथ उत्पीड़न लगातार कर रहा था, जिसके बाद जिला सत्र न्यायालय ने ये बड़ा फैसला लेते हुए, कह सकते हैं बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर लिया है और बहुत ही जल्दी कह सकते हैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक की सुनवाई यहाँ पर हुई है और पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने ये फैसला लिया है कि अभियुक्त जो है इसे फांसी की सजा होगी। कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ में जिला सत्र न्यायालय ने बहुत ही बड़ा एक अहम और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है और इसी पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी हैं दीपक गुप्ता। दीपक, थोड़ा सा बताइए, जो मामला है कितना पुराना है और अब इसका ये जो कह सकते रिजल्ट यहाँ पर आया, कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद एक खुशी देने वाला और ऐतिहासिक फैसला भी है। तो कब से ये जो मामला चल रहा था? हाँ बिल्कुल सरिता, ये बताऊं कि जिस तरह से आज जिला न्यायालय ने ये जो अहम फैसला सुनाया पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को फांसी की सजा की, यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई गई है जी। इसी साल का ये मामला है। अप्रैल मामला जो ये है सामने आया था जब पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया था। तब से सुनवाई के बाद आज लगभग 5 से 6 महीने के ही बीच में न्यायालय ने ये अहम फैसला सुनाया, जिसमें कि बालिका के साथ उत्पीड़न और उसके शारीरिक उत्पीड़न को लेकर के यहाँ पर को कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। और इसको देख करके ये लगता है कि जो न्यायालय का ये फैसला है, अहम फैसला इसलिए भी है कि इतनी जल्दी और त्वरित कार्रवाई करते हुए ये फैसला लिया बिल्कुल, आपने बताया कि अप्रैल में ये पूरा मामला शुरू हुआ था और महज 5 से 6 महीने के अंदर फैसला यहाँ पर आ गया। यानी कि इस बीच चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी होगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो चुका होगा, सुनवाइयां हो चुकी होंगी, तब जाकर ये फैसला आया। तो बहुत ही कह सकते हैं तेजी से काम हुआ है।
बिल्कुल बहुत तेजी से ये काम हुआ है, क्योंकि जिस तरह से न्यायालय में बहुत जो इस तरह की घटनाएं होती है, बहुत लंबे समय तक वहाँ पे को लंबित रहती है, बहुत देर में सुनवाई होती है। लेकिन ये अहम फैसला उस बच्ची को देख करके हुआ जो महज 4.5 वर्ष की थी और उसी का सौतेला भाई उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, उसके साथ शारीरिक शोषण करता था। किसी तरह वो बच्ची वहां से भाग गई और लोगों तक ये बात पहुंची और पुलिस में ये बात पहुंची है और उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई। सुनवाई के बाद, गवाहों के बयानात सुनने के बाद ही न्यायालय ने फैसला लिया। बिल्कुल, और दीपक कहीं ना कहीं बहुत ही ऐतिहासिक, मैंने कहा कि ये फैसला अभी मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये फांसी की क्या कोई एक तारीख यहाँ पर निश्चित की गई है कि इस तारीख को फांसी की सजा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फांसी में भी डिले होता रहा, हम देखते आ रहे हैं। तो क्या इसमें भी कोई पेच बाद में फंस सकता है कि फांसी भी डिले होती जाएगी? बिल्कुल सरिता, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें डिले होगा, लेकिन जो न्यायालय ने अपना जो ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया उसका सभी स्वागत कर रहे हैं। अब आगे को देखने वाली बात ये होगी कि तारीख कब तय की जाएगी और हो सकता है कि आरोपी इसमें इससे ऊपर की जो अदालत है उसमें इसको अपील कर सकते हैं, यहाँ पर को अपील करे और फिर इसमें आगे की जो कार्रवाई होगी वो देखने लायक होगी। फिलहाल पिथौरागढ़ में ये पहला मामला है जब इस तरह के केस में किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। बिल्कुल, अधिवक्ता भी बधाई के पात्र हैं जिनकी मदद से इतना कुछ हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल दीपक पूरी जानकारी के लिए। ये 3/4/2021 का है, इसी वर्ष का ये मामला है। जाजरदेवल थाने का है। पंडा में एक 4.5 वर्ष की एक बच्ची जो है अपने भाई जनक बहादुर के साथ रहती थी। जनक बहादुर पिछले 6 माह से जो है उस बच्ची का शारीरिक शोषण कर रहा था, उसके साथ बलात्कार कर रहा था और 6 महीने से जब वो बच्ची काफ़ी प्रत्यारित हो गई तो वो अपने घर से निकल गई और उसके बाद इस मामले में थाने को सूचना हुई। थाने में सूचना होने के बाद इस मामले में जांच की गई, तो जांच के दौरान ये पाया गया है कि वो 6 महीने से अपनी बहन के साथ जो है सौतेली बहन के साथ बलात्कार कर रहा था। न्यायालय में मामला आया, न्यायालय ने इसे स्पीडी ट्रायल लेते हुए गवाह पेश किए गए और गवाहों को पेश करने के उपरांत आज जजमेंट हुआ जिसमें न्यायालय ने इसे फांसी की सजा सुनाई है, क्योंकि ये इस तरह का जघन्य अपराध है। पिथौरागढ़ का पहला मामला है जिसमें किसी पॉक्सो के मामले में 4.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को होने के कारण फांसी दी है। खबर है देहरादून से, जहां पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हर कांग्रेसी बीजेपी में आने को इच्छुक है। हरीश रावत उनके इर्द गिर्द वालों को छोड़कर सब आना चाहते हैं। बीजेपी को लगवाना पड़ेगा हाउसफुल का बोर्ड, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अनिल बलूनी ने देहरादून में बड़ा बयान दिया है। अनिल बलूनी ने कहा कि हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं को छोड़कर कांग्रेस के अधिकांश नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं। यही नहीं बल्कि अब बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। हरीश रावत के दलित मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर भी अनिल बलूनी ने निशाना साधा। बलूनी ने कहा कि हरीश रावत 2012 में दलित मुख्यमंत्री को बना सकते थे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने दिल्ली में धरना दिया था। बलूनी ने कहा कि हरीश रावत की कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना होता है और इसीलिए उन्होंने दलित मुख्यमंत्री को बनाए रखने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने कभी दलितों के हित के लिए काम नहीं किया है। पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा को लेकर हरीश रावत के बयान पर भी अनिल बलूनी ने निशाना साधते हुए उनको कटघरे में खड़ा किया है। मैंने कहा ना, हरीश रावत जी को और उनके 1-2 इर्द गिर्द लोगों को छोड़ के प्रत्येक कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए इच्छुक है और संपर्क कर रहा है। हरीश रावत जी भांति भांति के बयान दे रहे हैं और उनके बयानों से खुद कांग्रेस भी असहज है। उन्होंने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर बयान दिए उससे कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। वो इस तरह के बयान देते ही रहते हैं और उनके बारे में भांति भांति की जिस तरह की चीज़ें आती हैं, अभी उन्होंने जो आपने बताया बयान दिया, उनके बाद बहुत सारे ऐसे मौके थे। उन्होंने तो कभी भी हमारे अनुसूचित समाज के जो हमारे भाई हैं उनको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हरीश रावत जी के दिमाग में सदैव तुष्टीकरण की राजनीति घूमती रहती है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा को लेकर चुनाव को बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। लगातार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर
देहरादून में बीजेपी संगठन की ओर से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बीजेपी मीडिया से जुड़े सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। कार्यशाला में बीजेपी सरकार की नीतियां कैसे जनता तक पहुंची और संगठन के माध्यम से कैसे जनता तक पहुंच बनाई जा सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया कार्यशाला में बताया कि सरकार कैसे काम कर रही है उनकी और कैसे लोग अब बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार उनकी ओर से जो घोषणाएं की जा रही है वो महज अब घोषणा तक ही नहीं रह गई बल्कि पूरी भी की जा रही हैं ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। राष्ट्रीय नेतृत्व का समय समय पर देहरादून में आना और देहरादून में आकर ये सारी प्रक्रिया में हिस्सा लेना, ये सब चुनाव का एक हमारा पार्ट है। अब आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और अन्य कई मंत्रीगण भी राज्य में आने वाले हैं। ये कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये प्रोसीजर जारी रहेगा। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचा। बीते 14 सितंबर को थाना सितकुर क्षेत्र में गंदे नाले के बोरे में मिला महिला के शव मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने मामले में 2 अभियुक्तों को यूपी के बदायूं से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला सोनम अनैतिक कार्यों में लिप्त रहती थी और अनैतिक कार्यों को लेकर दोनों अभियुक्तों ने महिला को कमरे में बुलाया था। पैसे के लेन देन को लेकर महिला और दोनों के बीच झगड़ा भी हो गया और जिसके बाद दोनों अभियुक्तों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। दोनों आरोपियों की पहचान राहुल शर्मा और चुन्नीलाल निवासी बदायूं के रूप में हुई है और महिला सनम हरिद्वार के थाना बुग्गावाला क्षेत्र की रहने वाली है। तारीख को एक रामनगर में गंदे नाले में एक बोरे के अंदर एक शव बरामद हुआ था महिला का और प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा था कि इसकी गला घोटकर इसकी हत्या की गई है। चूँकि एक अज्ञात महिला का शव था तो निश्चित रूप से एक गंभीर प्रकरण था, तो इसके सबसे पहले शिनाख्त के प्रयास कराए गए और इसकी शिनाख्त सोनम एक महिला है उसके रूप में भी, जिसकी ससुराल यहाँ थाना बुग्गावाला में स्थित है। जब इसमें और छानबीन की गई तो चूँकि इनकी 3 शादियाँ भी हो चुकी थी तो ये भी था कि कोई भी एंगल इसमें हो सकता है। तो फाइनली काफ़ी दिनों के प्रयास, काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद ये निकल कर आया कि ये थोड़ा अनैतिक कृत्यों में लिप्त रहती थी और ये 2 व्यक्ति जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं ये इसी कारण इनको अपने कमरे पे ले गए थे, जहाँ पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ, जहाँ इन्होंने ये कहा कि मैं इनको एक्सपोज कर दूँगी और इसी बात को या डर को या अपनी बदनामी से बचने के लिए इन्होंने उसी कमरे में इसकी हत्या। हरिद्वार में ट्रैवल कारोबार से जुड़ी तमाम यूनियनों ने 27 सितंबर को चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। पर्यटन उद्योग से जुड़े यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि सरकार ने 4 धाम यात्रा तो शुरू कर दी है, लेकिन यात्रा के लिए इतने नियम कानून बना दिए हैं कि उनका पालन करना अब मुश्किल हो गया है। यात्रा खुलने के बाद पर्यटन कारोबारियों को बड़ी आस थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया का पालन करने में श्रद्धालुओं के साथ ही पर्यटन कारोबारियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन नियमों कानूनों को तालिबानी फरमान तक बता दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 4 धाम यात्रा के नियमों में ढील देने को लेकर मांग की है। साथ ही मांगे पूरी ना होने पर 27 सितंबर को पर्यटन दिवस पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।
और फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।